3 साल पहले मैं गांव से अपनी इज्जत बचा के भागी थी क्योंकि ठाकुर भानु प्रताप सिंह की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। वह एक अय्याश आदमी था और मैं जानती थी अगर मैं वहां रुकी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं शहर आकर एक बंगले में नौकरी करने लगी और साथ कॉलेज भी जाने लगी, लेकिन हर समय मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा हो। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझा, बाद में यह एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रात का सन्नाटा गहरा था। रात चांदनी ने जैसे ज़मीन पर सफ़ेद चादर तनी हुई थी और हवा में एक अनजाने से घबराहट भरी हुई थी। मैं दबे कदम अपने कमरे से निकली, हाथ में कपड़ों की एक छोटी सी पोटली थामी हुई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। हर कदम पर मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। मैं बार बार पीछे देखती मगर अंधेरा खामोशी से लिपटा होता। गांव की गलियां सुनसान थी मगर मेरे अंदर का एक तूफान मचा था। मेरे कदम जमीन को छू रहे थे मगर मेरा दिल आसमान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं बस यहाँ से निकल जाऊं। मैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह की आंखों में जो हवस देखी थी वह अभी मुझे डरा रही थी। वह जमींदार जो हर चीज पर अपना अधिकार समझता था, उसकी नज़र एक दिन जब मुझ पर पड़ी तो मैं अपनी बर्बादी को करीब से महसूस किया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं रुक जाती तो शायद आज मेरा अस्तित्व सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता, और वह भी शर्मिंदगी की। मैं माँ बाप के मना करने के बाद भी अपनी इज्जत और सुरक्षा की खातिर भाग निकली थी। मेरी माँ रोती रही, मेरे बाप ने खामोशी से मुंह मोड़ लिया जैसे अपनी बेबसी का ज्ञान हो गया हो। मैं गांव की आखिरी सीमा तक पहुंची तो दूर से बस की हेडलाइट नजर आई, जो मैं एक पुरानी धुआं छोड़ती हुई बस थी जो शहर की तरफ जा रही थी। मैंने जोर जोर से हाथ हिलाया, आंखों से आंसू आ रहे थे। बस रुकी और जाकर पूछा, कहाँ जाना है लड़की? मैं हिचकी खाते हुए बस शहर। बस में बैठते ही मैं पीछे की तरफ देखा, कहीं कोई आता होगा, नजर नहीं आया मगर मेरा दिल अभी धड़क रहा था। मैंने अपनी पोटली को सीने से लगा लिया जैसे वह मेरा आखिरी सहारा हो। बस मैं धीरे धीरे गांव को पीछे छोड़ना शुरू किया और मैं अपनी आंखों में वह रास्ते देखे जिन पर कभी मैं खुशी खुशी दौड़ लगाई थी। अब वही रास्ते मेरी जुदाई के निशान बन गए थे। मेरे लिए जगह नहीं थी, वह एक नई जिंदगी की उम्मीद थी, एक नई पहचान थी, नई शुरुआत। मगर दिल में यह डर भी था, क्या शहर मेरे लिए आश्रय बनेगा या एक और परिचय? यह सवाल मेरे दिल में शोर कर रहा था और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। यही वह पल था जब मैं पहली बार आज़ादी की सांस ली, मगर उस आज़ादी के साथ अनजाने रास्तों का डर भी साथ आया था। यह शहर है कैसा नाम था जो हमेशा मेरे सपने में था, वह सपने कठिन सच्चाई बन चुका था। बस मैं जैसे स्टैंड पर रुकी, धीरे से उतरी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे मार्ट, रोशनी और साइन बोर्ड, हर तरफ भागती दौड़ती जिंदगी। मैं गांव में ऐसी रौनक कभी ना देखी थी मगर आज यह सब कुछ मेरे लिए एक नई परीक्षा थी। मेरे कदम तक कांप रहे थे। 2 दिन तक मैं सड़कों पर समय गुजारा, फुटपाथ पर बैठकर लोगों से काम की भीख मांगी। कभी किसी होटल में गई तो वहाँ काम के लिए कम उम्र है, कभी किसी के घर के दरवाजे पर आई, हमारे पास पहले काम वाली है। भूख से मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे बनने लगे थे और उम्मीद का दिया बुझता जा रहा था। दूसरे दिन शाम को जब सूरज डूबने लगा तो एक पार्क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर मेरे आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि खड़ी हो सकूं। मैं अपना चेहरा अपनी पोटली पर रख लिया और सिसकियां लेने लगी, वहीं जिंदगी से मायूस होने लगी। एक बड़ी सी काली गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक तकरीबन 50 साल की एक औरत बाहर निकली। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर दया थी। उसने मेरे करीब आकर कहा, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने पहले कुछ कहने की हिम्मत ना की मगर उसने दोबारा पूछा तो मेरे धैर्य का बंधन टूट गया। मैंने सब कुछ बता दिया, गांव की कहानी, ठाकुर भानु प्रताप सिंह से भागना और शहर में भटकने की कहानी। कहा, चलो मेरे साथ। मैंने उसे शक भरी नजरों से देखा पर उसकी आंखों में दया थी। शायद भगवान मुझे एक और मौका देना चाहते थे। उसका बंगला शहर के पोस्ट इलाके में था। गेट से अंदर जाते ही दुनिया बदलती महसूस हुई। नौकर चाकर, माली, ड्राइवर सब थे मगर उसने मुझे अपने खास कामों के लिए रखा। उसका नाम शकुंतला देवी था। उसने मुझे साफ कपड़े दिए, गर्म खाना खिलाया, सबसे बढ़कर मेरी सिसकों को खामोशी से सुना। वो रात मैंने मालकिन के बंगले के गेस्ट हाउस में गुजारी। पहली बार 2 दिनों बाद नरम बिस्तर पर सोई, पेट भरकर खाना खाया और सबसे बढ़कर खुद को सुरक्षित महसूस किया। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी और मैं आंखें खोलती पहली बार शहर की रोशनी को उम्मीद के रंगों से देखा। शकुंतला देवी का बंगला मेरे लिए सिर्फ एक छत नहीं था बल्कि जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह थी जहां मैं खुद को किसी के काबिल समझा। नौकरी के पहले दिन में मालकिन ने मुझे नरमी से समझा दिया कि मुझे उनके व्यक्तिगत नौकरानी के रूप में काम करना है, कपड़े संभालना, उनके कमरे को सही करना और समय पड़ने पर उनके साथ बाहर जाना। यह सब
मेरे लिए नया ज़रूर था, लेकिन गांव की कठिनाई के बाद यह सब कुछ आसान लग रहा था। मैंने खामोशी से काम करना शुरू किया। सब कुछ शकुंतला देवी का व्यवहार शुरू से ही मुझ पर मेहरबान रहा। वह कभी गुस्से में नहीं, बल्कि अक्सर मुझसे मेरा हाल चाल पूछती। एक दिन मैं कमरे में छुपके से गई ताकि उनका कंबल ठीक कर सकूं। वह सो रही थी और मैं बिस्तर के किनारे बैठकर किताब खोली जो मैं गाँव से लाई थी। चाँद की मध्यम रोशनी से शब्द मुश्किल से नजर आ रहे थे, मगर मेरा शौक मुझे रोक न पाया। मैं शब्दों की दुनिया में खो गई कि अचानक पीछे से मालकिन की आवाज़ आई, क्या पढ़ रही हो? मैं खबरदार उठ खड़ी हुई। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं जल्दी से किताब छुपा ली, मगर मालकिन ने कहा, घबराओ मत। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने धीरे से कहा कि 10वीं तक पढ़ी हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ। मगर भाग्य ने मौका ना दिया। मालकिन कुछ देर खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मगर सच में पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिला देती हूँ। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सोचा कि यह कोई सपना है या हकीकत। इतनी बड़ी बातें एक ऐसी लड़की के लिए जो कल तक फुटपाथ पर बैठी थी। अगले दिन मालकिन ने मेरा फॉर्म भरवाया, जरूरी पेपर तैयार कराए और मुझे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। उस दिन मैं कॉलेज जाती, शाम में उनकी सेवा करती। मेरे दिन एक नई रोशनी से जगमगा उठे। मैं नए सपने देखने शुरू किए दिए। हर किताब का पन्ना मेरे लिए एक नया दरवाजा था। हर दरवाजे एक नई दुनिया मेरे लिए शिक्षा से पूर्ण थी, मेरे अच्छे भविष्य का रास्ता थी, जो मुझे खुद पर विश्वास दिला रही थी। और वह रात शकुंतला देवी जो मेरे लिए देवी साबित हो रही थी। कॉलेज का समय मेरे लिए खुशियों भरा था। रोजाना किताबें बैग में डाले, चेहरे पर उम्मीद और आंखों में सपना ले बस स्टॉप तक जाती, वहां खड़े होकर आने वाली बस का इंतजार करते। और हर दिन मुझे लगता जैसे मैं अपनी मंजिल के एक कदम करीब हो गई हूँ, कि तभी एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में होने लगा। वह ऐसा जो न नजर आता और न छुपता, जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। पहले पहले मैंने इसे अपना वहम समझा, खुद को समझाया कि शायद शहर की चहल पहल और अजनबी चेहरों कि मगर दिन प्रतिदिन वह वहम यकीन में बदलने लगा। बस स्टॉप पर जब मैं खड़ी होती तो मुझे लगता जैसे कोई कड़ी नज़रों से मुझे देख रहा है। वह नज़रें जिनके पड़ने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती और पसीने में भीग जाती थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। बस से उतरकर जब मैं पैदल बंगले की तरफ आ रही थी तो मुझे मेरे पीछे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। अगले दिन वही घटना फिर हुई। काम बन गया। यह एहसास सिर्फ डर नहीं, एकदम यकीन में बदल चुका था। मैंने यह बात शकुंतला देवी को बताई। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और कहा, शहर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कमज़ोर को निशाना बनाते। अगर तो कुछ ज़्यादा महसूस हो तो बताना। उनकी बात में तसल्ली थी। मेरी दोस्त रेखा कॉलेज में मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उसने भी मेरी परेशानी महसूस की। एक बार मैंने उसे बताया, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा करता है, जैसे मैं हर समय किसी की नज़र में हूँ। यह सुनकर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ये शहर है, यहाँ भरोसा कम और शक ज़्यादा रहता है। सावधान रहो और कोई भी असाधारण बात हो तो फ़ोन कर मुझे बताना। मेरी बेचैनी अब मेरे चेहरे से झलकने लगी। जब मैं बस में बैठी तो खिड़की से बाहर झाँक कर लोगों को देखते, सोचकर कि शायद वही आदमी कहीं छुपा हुआ है। कभी कोई साया, कभी कोई नज़र मेरे अंदर के डर को बढ़ा देती। एक दिन था, मैं हमेशा की तरह सुबह के लिए नाश्ता बनाया और ले जाने की तैयारी में लग गई। सादे से कपड़े पहने और बैग में रखे किताबें मेरी दुनिया बन चुके थे। जब बस स्टॉप पर पहुंची तो हल्की सी धूप फैल चुकी थी, थोड़ा वहम में ठंडक थी। मैंने अपने आसपास एक नज़र दौड़ाई ही सब कुछ रोज की तरह था। बस का इंतजार करते हुए मैंने अपनी नज़र सड़क के ऊपर एक छोटी से पेड़ पर जमा दी। तभी एक लड़का जो शायद कुछ देर से वहीं खड़ा था मेरे पास आया। वह मेरी ही उम्र में कुछ ही बड़ा लग रहा था। कपड़े साफ मगर सादे थे। वह बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, जैसे ही मैं कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हो। अचानक उसने जल्दी से मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज थमाया और पुरानी गुजरती हुई बस में सवार हो गए। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे समझने का समय ही ना मिला। मैंने फौरन कागज को मुट्ठी में बंद कर लिया, जैसे उसमें कोई राज हो। दिल की धड़कन तेज हो गई और दिमाग में हजारों सवाल। कॉलेज पहुंची। पूरे रास्ते मैंने वह कागज नहीं खोला। अंदर एक अनजान सा डर था, कॉलेज में जैसे खाली क्लास मिले। मैं जल्दी से कागज खोला। उस पर सिर्फ 2 चीजें लिखी थी, एक नाम शेखर और एक फ़ोन नंबर। मैंने कुछ पल वहीं बैठी रही। दिमाग में वह लड़का घूम रहा था, उसकी बेचैन नजरें जो कुछ कहना चाहती थी। मैं हैरान थी कि वह कौन था, मुझे कैसे जानता था, और सबसे बढ़कर मुझे यह कागज क्यों दे गया। मेरे पास मोबाइल नहीं था। शकुंतला देवी
के बंगले में सख्ती थी कि नौकर मोबाइल फ़ोन ना रखे, खास तौर पर निजी इस्तेमाल के लिए। इसलिए मैं चाहकर भी उस नंबर पर कॉल नहीं कर सकती थी। कागज़ बैग में डालकर मैंने सोचा शायद यह सब एक इत्तेफ़ाक हो, लेकिन दिल का गवाही नहीं दे रहा था। कुछ तो था जो छुपा हुआ था। शाम को जब मैं बंगले में वापस पहुंची तो सब कुछ रोज़ की तरह ही था। मालकिन ने मेरा हाल पूछा। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक हूँ। दिल में बहुत कुछ था, लेकिन कहने की हिम्मत ना हुई। कॉलेज के बाद के दिनों में वह कागज़ मेरे बैग में यूं ही पड़ा रहा, जैसे कि छुपी हुई याद की तरह। ना उसे फेंकने का दिल चाहता, ना उसे किसी को दिखाने का हौसला होता। कई बार मैंने सोचा कि शकुंतला देवी को बताओ, उनसे पूछूं, पर अंदर से कोई आवाज़ कहती, नहीं, अभी नहीं। अगले कुछ दिन खामोशी से गुजर गए, लेकिन बस स्टॉप पर वह खामोशी ना बची। हर सुबह जब मैं वहाँ खड़ी होती, वही लड़का थोड़ी दूर खड़ा नजर आता। ना वह कुछ कहता, खामोशी से मुझे देखता और फिर चला जाता। वह कोई चमत्कारी अनोखा व्यक्ति तो नहीं लगता था, लेकिन उसकी नज़रें बोलती थी। शायद कुछ कहना चाहती हो या फिर किसी बात का विश्वास दिलाना चाहती थी। शुरू में मैं नज़रअंदाज किया, दिल में डर भी था और झिझक भी थी, लेकिन जब वह रोज़ होने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह सिर्फ इत्तेफाक नहीं। वह लड़का जिसका नाम उस कागज़ पर लिखा था रोज़ाना आकर वहीं खड़ा होता। उसकी मौजूदगी ने मुझे उलझा कर रख दिया था और मैं सारा दिन सोचती रही कि आखिर वह मुझसे क्या चाहता। अगले दिन भी वही तरह दोहराया गया। उस दिन मेरे अंदर की झिझक कुछ कम हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ वहम में गिरफ्तार नहीं थी, बल्कि जिज्ञासा में भी गिरफ्तार हो गई थी। जब वह हाथ से इशारा करता तो मेरे होठों पर अनजाने से हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, मगर मैं जवाब फिर भी ना देती। एक दिन जब मैं शाम को बंगले की तरफ जा रही थी, अचानक शेखर मेरे बराबर चलने लगा। मैं चौंक गई, दिल की धड़कन और हैरत की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, आपने फ़ोन कीजिए। मैं जानता हूँ आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कदम तेज किया। वह मेरे साथ साथ चलता रहा और बोला, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे संदेश को नज़रअंदाज कर रही हैं या कोई मजबूरी। मैं सर झुकाकर कहा, मेरे घर में सख्ती से मोबाइल रखने की अनुमति नहीं। उसकी आंखों में एक पल खुमारी उतरी। तो क्या मैं आपके लिए एक मोबाइल ला सकता हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम बात कर सकें। मैं वादा करता हूँ कोई गलत बात नहीं हो, कि सिर्फ दोस्ती के लिए। मैं खामोश हो गई। उसके स्वर में संजीदगी थी और अंदाजे में शराफत। मैंने कुछ ना कहा, सर हिलाया और अपने रास्ते पर चल पड़ी। पीछे से उसकी आवाज़ आई, मैं कल आपको एक फ़ोन ला कर दूंगा, अगर आप चाहे तो रख लेना, अगर ना चाहे तो वापस दे देना। अगली सुबह कुछ अलग थी। जैसे मैं बस स्टॉप की तरफ बढ़ी, दिल में अजीब सी पहचान थी। मन में डर था कि सच में मोबाइल दे देगा, और दूसरी तरफ यह सोचा कि अगर मैंने मोबाइल रख लिया तो जिंदगी की उसूलों की वह दीवार टूट जाएगी जो शकुंतला देवी के घर में बड़ी सख्ती से खड़ी की थी। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंची तो शेखर पहले वहां खड़ा था। उसके हाथ में छोटा सा डिब्बा था जिसे वह बार बार नीचे छुपा रहा था। हमारी नज़र मिली, मगर इस बार मैं जल्दी नज़र नहीं चुराई। वह धीरे से मेरे पास आया, छोटा सा डिब्बा मेरे हाथ में दिया, मगर उसके चेहरे पर गंभीरता थी, ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई इंतजार, बस खामोशी। मैंने कुछ नहीं कहा, मोबाइल को बैग में रखा। दिल में एक भारी बोझ सा महसूस होने लगा। कॉलेज की सारी क्लास जैसे अधूरी रह गई। हर पल ही सच परेशान करता रहा कि क्या मालकिन को मालूम हो जाएगा, क्या मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन साथ दिल का एक कोना शेखर की सादगी, उसकी साफ नीयत और खामोशी को स्वीकार करने लगा। कॉलेज के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, दरवाजा बंद किया और बैग से मोबाइल निकाला। दिल तेज धड़क रहा था। फ़ोन उनके स्क्रीन पर रोशनी जगमगाई। मैसेज बॉक्स में सिर्फ एक मैसेज चाहिए, तुम्हारी मर्जी है कि मुझे जवाब देना है या नहीं। बचना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। मैं काफ़ी देर तक वह मैसेज पढ़ा, बार बार, जैसे हर शब्द को मैं महसूस कर रही थी। शेखर ने कोई दबाव नहीं डाला, कोई सवाल नहीं पूछा, तो सिर्फ मेरा हाल जानना चाहा। हम एक अजीब खामोशी से थोड़े ही दिनों में उसने आखिरकार मैंने जवाब लिखा, मैं ठीक हूँ, और शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए। उसके बाद एक पल को सुकून मिला, जैसे किसी ने मैं बहुत बड़ी बोझ को उतार दिया। उसके बाद हमारा संपर्क लगातार रहा। कोई लंबी बात नहीं, सिर्फ छोटी छोटी जुमले, जैसे दिन कैसा रहा, क्लास कैसी रही, और कभी कभार कोई किताब या सीख लिख देता। शेखर कभी जल्दी नहीं करता तो कभी भी बेसब्री नहीं दिखाता, तो वह सिर्फ मौजूद रहता। खामोशी से थोड़े ही दिनों में उसने मेरे दिल में वह जगह बना ली जो शायद किसी के लिए रखना है संभव सा लगता था। एक मुहावरे, एक दोस्त, और शायद कुछ और समय जैसे रेत की तरह हाथ में फिसल रहा था। शेखर के मैसेज अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, और वह कभी सुबह गुड मॉर्निंग भेजता, कभी रात को चांदनी की बात करता, कभी मेरे कॉलेज के लेक्चर्स के बारे में पूछता, और कभी सिर्फ इतना कहता, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उसके बातों में कोई दिखावा होता नहीं, किसी तरह का सवाल, वह बस मेरे
आसपास होता एक साये की तरह पहले पल मैं यह सब कुछ एक सीमा में रखना चाहती थी। दिल ने कई बार समझाया कि यह सब ही समय है, ना शायद फरेब, लेकिन समय के साथ शेखर का प्यार मेरे लिए दिल की दीवारों को छूने लगा। जो वह मैसेज नहीं करता था तो दिल बेचैन हो जाता, और जब करता तो चेहरे पर अनजाने में मुस्कुराहट आ जाती। एक दिन जब मैं कॉलेज से फ्री होकर बंगले की तरफ जा रही थी, शेखर घर के पास सड़क के किनारे खड़ा था। उसने धीमे से मुझे आवाज़ दी, "जरा 1 मिनट रुको।" मैं रुक गई। उस दिन वह कुछ बदला सा लग रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, सफ़ेद रंग का, नीला रिबन में बंधा हुआ। "यह तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी चीज़, उम्मीद है बुरा नहीं मानोगी।" मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। कुछ कहना था मगर शब्द नहीं मिले। मैंने डब्बा लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और उस डिब्बे को खोला। उसमें एक सादा सा लॉकेट था। अंदर जो छोटे दिल बने थे, वह नीचे लिखा था, "सपने देखने वालों के लिए।" मेरी आंखें भीग गई। कीमती तोहफा नहीं था मगर मेरे लिए जैसे अनमोल था। वह लॉकेट सिर्फ गिफ्ट नहीं था, शेखर के प्यार का ऐलान था, बगैर किसी शब्दों के, बगैर किसी जुमले की, सिर्फ एहसास के जरिए। अगले दिन जब मैं उसे देखा तो पहली बार मैंने उसकी तरफ खुलकर देखा। मैंने शेखर से कहा, "यह लॉकेट बहुत सुंदर है।" शेखर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे किसी ने उसके दिल को स्वीकार कर लिया हो। अब हमारी मुलाकातें भी होने लगी, कभी किसी पार्क में, कभी किसी छोटे कैफे में, कभी किताबें, शायरी और जिंदगी की छोटे छोटे पलों पर बात करते। शेखर की दुनिया मेरे लिए सपना बन गई, जिसमें प्यार था, इज्जत थी, सबसे बढ़कर सुकून था। मैं खुद को बदलते महसूस करने लगी। जो लड़की गांव से भागी थी, अब वह शहर में खेलने लगी थी। वह प्यार जिसे हमेशा डरती थी, अब मेरा साथी बन गया था। शेखर का प्यार जिंदगी का वह रंग बन चुका था जो हर चीज को सुंदर करते थे। जब वह कहता, "मैं तुम्हें अपनी माँ और बहन से मिलवाऊंगा," तो मेरा दिल में एक अनजाने से खुशियां भरती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा सफर आएगा जब कोई इज्जत के साथ मेरे रिश्ते को स्वीकार करेगा। एक दिन कॉलेज के बाद शेखर मेरे पास आया, बोला, "कल मेरी मम्मी और बहन घर पर है, मैं चाहता हूँ तुम उनसे मिलो।" मेरी आंखों में हैरत और खुशी की झलक थी। मैंने सारी रात दिल में खुशी फैल गई। शकुंतला देवी को बताया कि मेरी दोस्त के घर एक छोटी सी पार्टी, और अनुमति लेकर अगले दिन दिए गए समय पर शेखर के साथ चली गई। घर एक अच्छे इलाके में था। जब हम वहां पहुंचे तो सामने से दिखाई दिया 2 मंजिला शानदार बंगला, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। मैं दिल में सोचा, क्या सच में शेखर बहुत बड़ी और अमीर परिवार से है? दरवाजा खुला, हम अंदर गए, मगर अंदर का दृश्य ही कुछ और था। हाल में बैठे तीनों जवान लड़के जोर जोर से हंस रहे थे और माहौल किसी शरीफ घर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं चौंक गई। "तुमने कहा था तुम्हारी माँ और बहन यहाँ है?" मैं शेखर से पूछा। शेखर ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुराई थी। "अभी आएंगे, बैठो ना, परेशान मत हो।" उसकी आवाज़ में वह नरमी नहीं थी जो हमेशा होती थी। मेरे दिल में बेचैनी फैलने लगी। एक लड़का मुझे देखकर बोला, "शेखर, इस बार तो लाजवाब चीज़ लाए हो।" यह सुनकर मेरे शरीर में सरन दौड़ गई। मैं पीछे हटने लगी तो शेखर ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने चटक कर खुद को आज़ाद किया। "यह सब क्या है? तुमने तो कहा था।" मैं अभी बोल ही रही थी कि उन लड़कों में से एक ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, दिल की धड़कन तेज जैसे कानों में गूंज रही थी। मैंने हौसला दिखाते हुए पास रखा हुआ गुलदान उठा और जोर से एक लड़के की तरफ फेंका दिया। गुलदान दीवार से लगकर टूट गया। मैं दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन एक लड़की जो अचानक पीछे कमरे से निकली और मेरा दुपट्टा खींचकर मुझे रोकने की कोशिश की। मैं जमीन पर गिर गई। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उस समय पर मुझे अपनी बेबसी, अपना भरोसा और अपनी इज्जत, सब कुछ एक पल में डूबता हुआ महसूस हुआ। मैं चीखने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर जोर की घंटी बजी। सब लोग लड़कों ने एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखा। मैंने उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा और फिर दरवाजा खुला। वह आदमी अंदर आया जिसका नाम सुनकर 3 साल पहले अपना गांव छोड़ा था, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। दरवाजे के खुलते ही लॉन्ज का माहौल बदल गया। जैसे समय ने एक पल के लिए सांस लेना छोड़ दिया। वह मेरे आंसू, मेरी हिचको और मेरी सांस, सब कुछ अचानक रुक गई। दरवाजे पर खड़ा वह शख्स, वही चेहरा, वही तेवर, भय के जिस डर से मैं 3 साल पहले गाँव छोड़कर आई थी। मेरे दिल में जैसे किसी ने तेज खंजर मार दिया और डर, हैरत और विश्वास, सब कुछ एक पल में मेरे सर पर सवार हो गए। लेकिन जो कुछ हुआ वह मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने लॉन्ज में कदम रखा तो उसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। उनकी नजरें फोन से घर पर पड़ गई, जो अब छुपाने की कोशिश कर रहा था। "यह क्या हरकत है शेखर?" ठाकुर भानु प्रताप की आवाज़ इतनी गद्दार थी कि कमरे की हर चीज़ कांपने लगी। शेखर, जिसका गुरूर मैं हमेशा देखा था, आज किसी बच्चे की तरह सहमा था। "अंकल, वह मैं बस मजाक कर रहा था।" उसकी आवाज़ घबराहट थी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बगैर
कुछ कहे छोड़ता थप्पड़ करके गाल पर मारा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मजाक है, तुमने एक लड़की को बुलाया, उसे अपने साथ घर लाया और उसके साथ यह सब कुछ। ठाकुर भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। शेखर की आंखों में आंसू आ चुके थे मगर वह कुछ बोल ना सका। मैं अब भी जमीन पर बैठी थी। मेरा दुपट्टा एक तरफ गिरा हुआ था और मेरे हाथ कांप रहे थे। ठाकुर भानु प्रताप ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वह भयानक नहीं बल्कि दया और शर्म थी। सहायता के लिए उस एक नौकर को आवाज़ दी जो फौरन अंदर आया। इस लड़की को पानी दो और इसके लिए गाड़ी तैयार करे, उसने कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम ठीक हो? मैं खामोश थी, आंखों में आंसू थे मगर होठों पर कोई शिकायत नहीं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने दुपट्टा उठाकर मेरे सामने रखा। यह इज्जत तुम्हारी थी और तुम्हारी रहेगी। जो कुछ हुआ उस पर मेरा दिल शर्मिंदा है। पहली बार मैंने ठाकुर भानु प्रताप सिंह को लग नहीं बल्कि दया और शर्म पाए। यह वही इंसान था जिससे मैं भाग गई थी मगर आज वही मेरे बचाव के लिए दीवार बनकर खड़ा था। शेखर और उसके दोस्तों को ठाकुर भानु प्रताप के बॉडीगार्ड से बाहर निकाल दिया गया और ठाकुर प्रताप ने मुझे कहा, चलो तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। गाड़ी में बैठते हुए मेरी नज़र बार बार उस शानदार बंगले की तरफ जा रही थी जिसमें मेरी उम्मीद, मेरी मोहब्बत और मेरा भरोसा एक पल में टूट चुके थे। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उमड़ा हुआ था। शेखर की बातें, उसका प्यार, उसका दिया हुआ लॉकेट, सब कुछ एक पल का धोखा था। मेरे हाथ से वही लॉकेट था जिसे मैं अब नफरत से देख रही थी। उसके अंदर अब सपने देखने वालों के लिए लिखा था मगर अब वह शब्द मुझे घाव देते महसूस हो रहे थे। गाड़ी की खामोशी से सिर्फ ठाकुर भानु प्रताप सिंह की मौजूदगी गूंज रही थी। वह मेरे बराबर में बैठा था मगर इसका अंदाजा वह ना था जिसे मैं डरती थी। उसके चेहरे पर सुकून था, उसकी आंखों में नमी थी। कई बार वह मेरी तरफ देखने की कोशिश करता मगर मैं नजरें चुरा लेती। आखिरकार उसने धीमे से कहा, तुमने शायद मुझे बहुत गलत समझा। मेरे दिल में एक चट्टान जैसे सवाल जाग उठा। क्या सच में, क्या वही आदमी जिनकी नज़रों से डरकर मैं भागी थी अब मेरी रक्षा कर रहा था? मैं खामोश रही। कुछ पल बाद वह फिर बोला, तुम भाग गई और मैं तुम्हें ढूंढा। हाँ, सिर्फ यह चाहता था तुम जहाँ भी हो सुरक्षित हो। उसके शब्दों पर जैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो गांव में कठोर जमींदार के रूप में जाना जाता था आज एक दयावान और शर्मिंदा इंसान के रूप में मेरे सामने बैठा था। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढता रहा कि तुम्हारे बगैर मेरे दिल को बेचैन रहता था, लेकिन तुम्हारा फैसला कि मैं इज्जत की, वह बोलता रहा और मेरे अंदर के अंधेरे धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगे। गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी। वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, यह मेरा अपना गेस्ट हाउस है जहाँ कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रह सकती हो और जब वापस जाना चाहो बता देना, मैं दरवाज़ा खोल। लेकिन गाड़ी से उतरने से पहले रुक गई। नज़रें उसकी आंखों में डालकर कहा, आपने मुझे बचाया, शुक्रिया, लेकिन यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कुछ समय चाहती हूँ। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने हमेशा जैसे समझ रहा हो कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं बंगले में चली गई और दरवाज़ा बंद होने से पहले आखिरी पल तक उसकी तरफ देखा। वह गाड़ी में बैठा रहा और अब तक न गया जब तक मैं पूरी तरह सुरक्षित अंदर ना चली गई। उस रात मैंने खामोशी से लॉकेट को तकिए के नीचे रखने और खुद से कहा, जिंदगी हमें कई बार आजमाती है लेकिन हर बार मैं खुद को साबित करना होता है। वह बंगला जहां मुझे रहने को कहा गया था बहुत खामोश, साफ और सुकून की जगह थी। कमरे में ज़्यादा ही जैसे किसी मेरी थकावट को समेट लिया और नरम बिस्तर, खिड़की, चांदनी रोशनी और हर चीज़ का सलीके से रखा तब मुझे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। मैं बिस्तर पर बैठ गई, तकिए के नीचे रखा लॉकेट को निकाला और हवेली में लेकर देर तक देखती रही। यह वही लॉकेट था जिसे कभी प्यार की निशानी समझा, फिर धोखा और अब एक निशानी में उलझी हुई थी। शेखर का प्यार, उसका अंदाजा, उसके न होने में क्या यह सब झूठ था या उसने भी किसी और के दबाव में आकर यह सब किया? मेरे दिल में सवाल किसी जवाब के इंतजार में थे। शाम के समय एक नौकरानी चाय लेकर आई और बताया, ठाकुर साहब ने खाने की व्यवस्था कर दी है, अगर मैं चाहूँ तो डाइनिंग हॉल में आ सकती हूँ। मैं मना कर दिया। दिल अभी इतना मजबूत न था कि किसी के सामने बैठकर खा सकती। रात को जब नींद न आई तो मैं बाहर लॉन में कदम रखा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और खामोशी आसमान पर सितारे झिलमिलाते नजर आ रही थी। मैंने उन्हें सितारों हल्की सी आहट महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर प्रताप सिंह लॉन के दूसरे कोने में कुर्सी पर बैठा था। शायद वह भी अकेलेपन का इलाज ढूंढ रहा था। मैं कुछ कहे बिना वापस आने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनाई दी, अगर चाहो तो बैठ सकती हो। मैं रुकी, फिर धीरे धीरे चलती उसके पास गई। हम दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी थी मगर खामोशी कई मीलों जैसी लग रही थी। उसने नजरें नीचे की ओर कहा, मैं नहीं जानता तुम मुझे माफ़ कर सकोगी या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी आंखों में जो दर्द है उसका जिम्मेदार मैं हूँ।
उस श्याम ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने मुझे गांव वापस आने की ताकत दी। मैं चाहता हूं तुम अपने बीते समय का सामना करो, मगर इस बार तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम्हें कोई गलत नज़र से नहीं देखेगा। मेरे दिल में कई सवाल थे। गांव की वह ज़मीन जहां मैं बेचकर निकली थी, क्या अब मुझे पहचानेगी? क्या वह लोग जो कभी मुझे नीची नज़रों से देखते थे अब मेरी इज्जत करेंगे? और सबसे बढ़कर, क्या मैं खुद को वहां दोबारा स्वीकार कर सकूंगी? ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मेरे माता पिता ने खुशी दिल से स्वीकार किया। शादी वाले दिन मैंने वही कपड़े पहने जो शकुंतला देवी ने मुझे तोहफे में दिए थे। आईने में मैं खुद को देखकर मुझे पहली बार लगा कि मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। अपनी पहचान के साथ फेरों के समय मैं ठाकुर भानु प्रताप के साथ खुद को सुरक्षित और मैं खुश महसूस कर रही थी। मंगलसूत्र पहनाते समय एक पल को मेरे दिल में वह सब कुछ गुजर गया जो शेखर ने किया था। धोखा और फिर एक नए विश्वास का जन्म। विवाह के बाद ठाकुर भानु प्रताप ने मुझसे कहा, यह मेरा वादा है कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शाम को जब मैं अपने नए घर जाने लगी तो शकुंतला देवी ने मुझे सीने से लगाकर कहा, तुम सिर्फ ठाकुर भानु प्रताप की पत्नी नहीं, मेरी बेटी भी हो। उनके शब्द मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा थे। शादी के बाद जिंदगी में एक सुकून सा छा गया। वह दिल जो कभी धड़कने से घबराता था फिर धड़कने लगा। ठाकुर भानु प्रताप का व्यवहार और दो पहले दिन से वैसा ही रहा जैसा उसने वादा किया था, प्यार और इज्जत से भरा। वह मेरी बात सुनता, मेरी राय को महत्व देता और मेरे हर फैसले में मेरा साथ देता। हम रोजाना शाम को एक साथ चाय पीते और मैं उसे अपनी पढ़ाई और सपनों को और इच्छाओं के बारे में बताती। ठाकुर भानु प्रताप हैरत से सुनता और कहता, मैं चाहता हूँ तुम वह सब कुछ करो जो तुम्हारे दिल में है। शकुंतला देवी अक्सर मुझसे मिलने मेरे काम आ जाती। वह मेरे सर पर हाथ रख देती, आशीर्वाद देती। उनका प्यार मेरे लिए माँ जैसा था। मेरी शिक्षा का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। ठाकुर भानु प्रताप ने मेरी कॉलेज वापसी की पूरी जिम्मेदारी ली और जब पहली बार मैं कॉलेज के लिए निकली तो दिल में अजीब सी खुशी थी। अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि अपने ख्वाबों को पूरा करने वाली एक लड़की भी थी। समय को चलने लगा और मेरे सपने एक एक करके पूरे होते गए। मैंने अपनी शिक्षा पूरी की और गाँव में एक स्कूल भी बनाया। वह पल जब मैं पहली बार क्लास में खड़ी थी, आंखों में आंसू ले आए। वहीं लड़की जो कभी पढ़ाई अधूरी छोड़कर शहर की गलियों में भटकती रही, आज बच्चों को पढ़ा रही थी। ठाकुर प्रताप मेरी हर सफलता पर काम करता। स्कूल के पहले दिन जब मैं वापस आई तो उसने मेरे लिए एक छोटा सा केक रखा था जिस पर लिखा था, मेरी टीचर पत्नी है। छोटा सा केक मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। आज मैं अपने गाँव में बच्चों को पढ़ाती हूँ और ठाकुर भानु प्रताप जब गर्व से मुझे देखता है तो दिल खुशी से भर जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में दुख, धोखा, आदर का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज मैं एक सफल औरत और एक पत्नी हूँ। ठाकुर भानु प्रताप मेरा साया नहीं, मेरा साथी है।